आप अपने बैंक में ट्रांजैक्शन करने जा रहे हैं बट वो ट्रांजैक्शन डिनाई हो जाता है स्टेटिंग इनसफिशिएंट बैलेंस। यू आर सरप्राइज्ड कि अभी तक तो सफिशिएंट बैलेंस था, व्हाई डज इट से इनसफिशिएंट बैलेंस। आप अपने ब्रांच से इंक्वायरी करते हैं एंड वहां से पता चलता है कि सर हमें जीएसटी डिपार्टमेंट से नोटिस आया है कि आपके अकाउंट से एक्स अमाउंट शुड बी ट्रांसफर टू द जीएसटी डिपार्टमेंट अगेंस्ट सम डिमांड। यू आर शॉक्ड। डिमांड? ऐसा कौन सा डिमांड है? नाउ व्हाट शुड आई डू? हाउ शुड आई डील विद दिस सिचुएशन? कैसे ये बैंक अटैचमेंट को विड्रॉ किया जाए? हाउ शुड आई मेक श्योर कि आगे ऐसा कोई भी कुछ ना हो मेरे साथ? ये सारे चीज जानेंगे आज इस वीडियो में, सो स्टे ट्यून्ड। सेक्शन 78 एंड सेक्शन 79 ऑफ द जीएसटी लॉ डील्स विद रिकवरी ऑफ टैक्स और इनिशिएशन ऑफ रिकवरी प्रोसीडिंग अगेंस्ट द टैक्स पेयर। बहुत सारे सिचुएशंस हैं जिसके अंदर जीएसटी डिपार्टमेंट आपके अगेंस्ट में रिकवरी प्रोसीडिंग इनिशिएट कर सकता है। एंड रिकवरी प्रोसीडिंग में बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं जो सेक्शन 79 के अंदर में स्टेटेड है, जिसमें वन ऑफ द मैनर इज अटैचमेंट ऑफ बैंक अकाउंट्स। आज हम 3 सिचुएशंस के बारे में बात करेंगे जिसमें आपके अगेंस्ट में रिकवरी प्रोसीडिंग हो सकता है बाय अटैचमेंट ऑफ बैंक अकाउंट। पहला है व्हेन देयर इज अ सेल्फ असेस्ड टैक्स ड्यू फ्रॉम यू। सेकंड, व्हेन देयर इज एन इंटरेस्ट डिमांड फॉर लेट पेमेंट ऑफ टैक्सेस। थर्ड, when there is a demand against you which is time barred from filing of appeal। मतलब आपने टाइम के अंदर में अपील फाइल नहीं किया एंड वो डिमांड अब टाइम बार्ड हो चुका है। ये तीनों सिचुएशंस में डिपार्टमेंट आपके अगेंस्ट में रिकवरी कर सकता है। पहला, व्हाट इज अ सेल्फ असेस्ड टैक्स? सेल्फ असेस्ड टैक्स इज डिफाइंड इन सेक्शन 75 सबसेक्शन 12। क्या है ये सेक्शन 75 सबसेक्शन 12? Notwithstanding anything contained in section 73 or 74, where any amount of self-assessed tax in accordance with a return furnished under section 39 remains unpaid, either wholly or partly, or any amount of interest payable on such tax remains unpaid, the same shall be recovered under the provisions of section 79. Explanation: for the purposes of this subsection, the expression self-assessed tax shall include the tax payable in respect of details of outward supplies furnished under section 37 but not included in the return furnished under section 39। मतलब कि आपने सेक्शन 37 के अंदर GSTR1 फाइल किया, उस GSTR1 के अंदर आपने एक अपनी टैक्स लाइबिलिटी, आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी आपने डिस्क्लोज किया। देन एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ GSTR3B, जहां पर आपको अपना आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी शो करना था, वहां पर आपने आउटपुट टैक्स कम दिखाया। से आपने GSTR1 में आपने आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी दिखाया 1 लाख रुपीज, बट एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ GSTR3B द आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी शोन वाज 50,000। तो यहां पर क्योंकि आप खुद ही 1 में अपना टैक्स लाइबिलिटी एक्सेप्ट कर रहे हैं 1 लाख, बट 3B में पेमेंट कर रहे हैं 50,000, तो ये जो 50,000 का जो डिफरेंस है दैट बिकम्स अ सेल्फ असेस्ड टैक्स which is recoverable by the department। अब इसमें ऐसा भी हो सकता है कि जो टैक्स लाइबिलिटी GSTR1 में ज्यादा दिखाई गई थी दैट कैन बी ड्यू टू अ मिस्टेक जो आप सब्सिक्वेंटली रिटर्न्स में रेक्टिफाई कर रहे हैं, या 3B में कोई सी प्रकार का अगर शॉर्ट पेमेंट एक्चुअली हुआ है तो वह आगे चल के भी आपने पेमेंट कर दिया है। तो इसके लिए डिपार्टमेंट ने एक सर्कुलर भी इशू किया है कि स्टेटिंग कि आपका अगर इस प्रकार का कोई भी सेल्फ असेस्ड टैक्स डिपार्टमेंट को मिलता है तो दे विल इश्यू अ लेटर एंड जिसमें वो आपको पहले इन्फॉर्म करेंगे कि यहां पर एक डिफरेंस है सेल्फ असेस्ड टैक्स विच इज रिकवरेबल फ्रॉम यू। तो आप एक्सप्लेन करिए कि ये डिफरेंस क्यों है। अगर ये किसी प्रकार का मिस्टेक के कारण है जो आगे करेक्ट हो गया है तो आप अपना रीजन एक्सप्लेन कर सकते हैं विच विल बी ड्रॉप्ड। एंड अगेन अगर ये एक्चुअल में ये डिफरेंस है विच इज एक्चुअल शॉर्ट पेमेंट तो डिपार्टमेंट कैन प्रोसीड फॉर रिकवरी। अगर आप वॉलंटरी पे कर दे रहे हैं इज फाइन, अदरवाइज दे कैन प्रोसीड फॉर रिकवरी अगेंस्ट यू। ये था फर्स्ट केस ऑफ सेल्फ असेस्ड टैक्स। सेकेंड केस, अगर आपका कोई भी इंटरेस्ट ड्यू है अंडर सेक्शन 50 ड्यू टू लेट पेमेंट ऑफ टैक्स, कि आपकी रिटर्न फाइलिंग में डिले है एंड उसके कारण में कुछ टैक्स पेमेंट भी डिलेड है एंड वहां पर आपका इंटरेस्ट पेमेंट का लाइबिलिटी है, तो दैट कैन ऑल्सो बी रिकवर्ड अगेंस्ट यू। ये भी पहले आपको एक लेटर के थ्रू इन्फॉर्म किया जाएगा कि आपके ऊपर ये इंटरेस्ट का लाइबिलिटी बनता है फॉर सच एंड सच पीरियड। आप अपने उस इंटरेस्ट कैलकुलेशन को वेरीफाई करिए। इफ देयर इज एनी मिस्टेक इन कैलकुलेशन
या आपने अगर वो इंटरेस्ट का अमाउंट ऑलरेडी पे कर दिया है, यू कैन वेरी वेल इन्फॉर्म द डिपार्टमेंट विथ योर लेटर। एंड अगर वो एक्सेप्ट हो जाता है देन इट्स फाइन, बट अगर इट इज स्टिल अनपेड देन दे कैन प्रोसीड फॉर रिकवरी अगेंस्ट यू। देन थर्ड केस, दैट इज इफ देर इज अ डिमांड विच इज टाइम बार्ड। मतलब अगर आपके अगेंस्ट में कोई DRC 07 डिमांड ऑर्डर इशू किया गया है एंड वो डिमांड के अगेंस्ट में आपके पास फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी को अपील फाइल करने के लिए टाइम लिमिट है 3 months अंडर सेक्शन 107। आप 3 months के अंदर अपील फाइल नहीं करते हैं तो उसके बाद वो डिमांड हो जाता है टाइम बार्ड। दो आपके पास उसके बाद अगेन 1 month का एक कॉन्डोनेशन का टाइम है, बट क्योंकि आपने टाइमली अपील फाइल नहीं किया तो इट इज एज्यूम्ड कि यू आर एक्सेप्टिंग विद दैट डिमांड एंड दैट डिमांड कैन बी रिकवर्ड फ्रॉम यू। अगर आप उसको पेमेंट कर दे रहे हैं वॉलंटरी, इट्स फाइन। अगर वो अनपेड रहता है तो डिपार्टमेंट कैन प्रोसीड फॉर रिकवरी अगेंस्ट यू। फिर फर्स्ट अपील के अलावा अगर फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी ने भी इस डिमांड को कंफर्म कर दिया, अब आपको जाना है सेकंड अपीलेट अथॉरिटी विच इज ट्राइब्यूनल। एंड ट्राइब्यूनल हम सब जानते हैं आज के दिन तक फॉर्म नहीं है एंड उसके अपील फाइल करने का टाइम है 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ ऑर्डर। तो अब क्या करें? क्या अब ये डिमांड रिकवर होगा हमारे अगेंस्ट? इसके बारे हम डिस्कस करेंगे लास्ट में। पहले हम जानते हैं कि अब अगर ये 3 केसेस में अगर हमारे अगेंस्ट में कोई भी डिमांड है तो दैट कैन बी रिकवर्ड एंड इसके अगेंस्ट में डिपार्टमेंट हमारे लिए एक DRC 13 इशू करता है टू द बैंक कि आप हमारे को ये अमाउंट विच इज ड्यू अगेंस्ट दिस डिमांड शुड बी ट्रांसफर टू द डिपार्टमेंट। तो इसीलिए जैसा हमने स्टार्टिंग में कहा कि जब बैंक से आपको पता चला कि आपके अगेंस्ट में कोई नोटिस आया है डिपार्टमेंट से कि हमें ये अमाउंट XYZ अमाउंट ट्रांसफर किया जाए फ्रॉम सच एंड सच अकाउंट, तो सबसे पहले आप बैंक से वो लेटर मांगिए विच विल बी इन फॉर्म GST DRC 013। उस लेटर में आपको पता चलेगा कि वो कौन से डिमांड के अगेंस्ट में ये रिकवरी किया जा रहा है। जो डिमांड का रेफरेंस नंबर उसमें स्टेटेड है, गो एंड सर्च फॉर दैट डिमांड। वो आपके पोर्टल में भी आपको दिख सकता है जहां पर आप अपने लेजर के अंदर में देख सकते हैं आपके अगेंस्ट में क्या क्या पेंडिंग डिमांड है। यू कैन गो एंड सर्च फॉर दैट कि आपके अगेंस्ट में कोई ये इस रेफरेंस नंबर इस डिमांड नंबर में कौन सा डिमांड पेंडिंग है। अगर इसके अगेंस्ट में आपने अपील फाइल कर दिया है तो ठीक है, आप इन्फॉर्म करिए। अगर नहीं किया है तो इमीडिएटली गो फॉर फाइलिंग ऑफ अपील। या अगर वो कोई इंटरेस्ट के अगेंस्ट में है, लुक इनटू इट। या अगर कोई सेल्फ असेस्ड टैक्स है तो उसको भी आप एक्सप्लेन करिए। अगर ये चीजें एक्सप्लेन नहीं है, इमीडिएटली आप वो कंसर्न ऑफिसर को इसके बारे में इन्फॉर्म करिए, इसको रेगुलराइज कराइए एंड गिव अ रिक्वेस्ट कि सर बिकॉज दिस सच एंड सच अमाउंट इज रेगुलराइज्ड by filing of appeal or by giving an explanation or making a payment as the case may be. So as this is regularized, I request you to withdraw that attachment in DRC 13. तो ये हुआ आपका केस एंड इस तरह से आप अपना बैंक अटैचमेंट को विड्रॉ करवा सकते। अब हाउ टू मेक श्योर कि ऐसा आगे और कभी ना हो, तो उसके लिए बी केयरफुल कि आपके पास जितने भी लेटर्स, जितने भी आपके पास इंटीमेशंस, जितने भी डिमांड्स, कम्युनिकेशंस आते हैं, मे बी ऑनलाइन और मे बी ऑफलाइन फिजिकल में, सबको आपको केयरफुली वेरीफाई करके आपको कंप्लाई करना है। ऑनलाइन में जितने भी डिमांड्स हैं वहां पर आप GST पोर्टल में यू कैन गो अंडर द लेजर सेक्शन जिसमें आपको अपने सारे पेंडिंग डिमांड्स आप वेरीफाई कर सकते हैं। वहां पर जितने भी आपके पेंडिंग डिमांड्स हैं वो सारे डिमांड्स को आप वेरीफाई करिए कि ये सारे डिमांड के अगेंस्ट में आइदर यू हैव फाइल्ड एन अपील and if you are not filed, if you are accepting that demand, तो you have made payment against that. So आगे चल के ताकि अगर ऐसा कोई भी बैंक अटैचमेंट का प्रोसीडिंग आपके अगेंस्ट में ना हो। अब थर्ड पार्ट में आते हैं कि अगर आपका कोई फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी का डिमांड ऑर्डर इश्यू हो गया है, उन्होंने आपका डिमांड को कंफर्म कर दिया, तो व्हाट शुड यू डू? क्योंकि अब सेकेंड अपीलेट अथॉरिटी ट्राइब्यूनल विच इज स्टिल नॉट फॉर्म। तो इस केस में CBIC हैज इशूड अ सर्कुलर इंस्ट्रक्शन जिसमें उन्होंने क्लैरिफाई किया है कि इफ देयर इज एनी पेंडिंग डिमांड, अगर ऐसा कोई भी डिमांड है जिसके अगेंस्ट में यू हैव टू फाइल एन अपील बिफोर द अपीलेट अथॉरिटी, तो उसका टाइम लिमिट फॉर फाइलिंग ऑफ दैट अपील शैल बी नॉट फ्रॉम द डेट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ दैट ऑर्डर, बट इट शुड बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द डेट द प्रेसिडेंट और स्टेट प्रेसिडेंट ऑफ द ट्राइब्यूनल टेक्स चार्ज।
इसका मतलब जिस दिन ट्राइब्यूनल फॉर्म होगा एंड उसका प्रेसिडेंट या स्टेट प्रेसिडेंट चार्ज लेते हैं, ही टेक्स द चार्ज ऑफ ऑफिस, उसके बाद वो आपका 3 months टाइम कैलकुलेट होगा। इसका मतलब बाय दैट टाइम आपका वो जो डिमांड है दैट इज डीम्ड टू बी स्टेड एंड आपके अगेंस्ट में कोई भी रिकवरी नहीं हो सकता। एंड बी केयरफुल, अगर आपके अगेंस्ट में कोई भी ऐसा फर्स्ट एपीलेट अथॉरिटी का ऑर्डर आता है जिसके अगेंस्ट में यू विश टू गो इन अपील टू द ट्राइब्यूनल, तो आप इन एडवांस अपने प्रॉपर ऑफिसर को या जुडिक्शनल ऑफिसर को इन्फॉर्म करके रखिए कि ये एक मेरे अगेंस्ट में डिमांड है एंड आई विश टू गो फॉर अपील टू द सेकेंड अपीलेट अथॉरिटी द ट्राइब्यूनल, एंड जब भी वो ट्राइब्यूनल फॉर्म होगा आई शैल फाइल द अपील एंड टिल देन प्लीज मेरे अगेंस्ट में कोई भी रिकवरी प्रोसीडिंग इनिशिएट ना किया जाए। आई होप ये आपको हेल्पफुल लगा। थैंक यू सो मच। एंड ऐसा कोई भी टॉपिक में आप चाहते हैं आप वीडियो मैं बनाऊं तो काइंडली आप कमेंट सेक्शन में मेरे को सजेशंस जरूर दें। थैंक यू सो मच।